Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the momentum of photon, de Broglie wavelength and Davidson and Germer experiment. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फोटोन का संवेग कितना होता है, गतिज ऊर्जा और फोटोन के संवेग में संबंध क्या होता है और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है। तो देखिएगा कि फोटोन का संवेग, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन देखिएगा हमने ये डिस्कस किया डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, बट आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्वेशन से ये एनर्जी डेल्टा ई इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर के भी इक्वल होगी। तो अगर हम दोनों को इक्वल कर दें तो एम बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड m इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, तो m इंटू सी इक्वल टू एच बाई लैम्डा। और मोमेंटम जो होता है m इंटू वी होता है, बट फोटोन का मोमेंटम है इसलिए v किसके इक्वल है, c के। तो p इक्वल टू m इंटू सी हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ गई h बाई लैम्डा। ठीक है ना, यही फोटोन का संवेग है। अब देखिएगा फोटोन के संवेग से अगर हम चेक करते हैं एनर्जी के साथ रिलेशन, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू एच बाई लैम्डा इंटू सी, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी। तो डेल्टा ई इक्वल टू पी इंटू सी या डेल्टा ई अपॉन सी इक्वल टू पी, ऐसा एनर्जी के साथ भी रिलेशन हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होगा। फोटोन का गतिज ऊर्जा के साथ संबंध देखिएगा, k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर हम इसको एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू एम, यानी m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दिया, तो k इक्वल टू आ जाएगा एम वी होल स्क्वायर अपॉन टू एम, और p इक्वल टू एम वी, तो ये आ जाएगा p स्क्वायर बाई टू एम इक्वल टू p। ये रिलेशन आ जाएगा गतिज ऊर्जा के साथ। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ अब हम डिस्कस करते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य या डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है ना, तो देखिएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ ये है k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम या p इक्वल टू टू एम के अंडर, p की जगह h बाई लैम्डा लिख सकते हैं, टू एम के। और k किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट के, ई वी नॉट। तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन टू एम ई वी नॉट, और जब इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.227 अपॉन अंडर रूट वी नॉट नैनोमीटर या 12.27 अपॉन अंडर रूट वी नॉट एंगस्ट्रॉम। दोनों ही फॉर्म में आप जैसे भी सुटेबल लगे वो लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा वेवलेंथ। ठीक है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ। चलिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल is 100 volt, then find de Broglie wavelength। क्या हो, तो लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी नॉट है। ठीक है ना, और वी नॉट की वैल्यू आपने देखी कि हमने 100 वोल्ट क्वेश्चन में गिवन है। सो लैम्डा इक्वल टू एंगस्ट्रॉम में आएगा 12.27 अपॉन अंडर रूट 100 एंगस्ट्रॉम, 12.27 अपॉन 10 एंगस्ट्रॉम या 1.227 एंगस्ट्रॉम, ये आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर फोटोन का वेवलेंथ दे देता, इफ वेवलेंथ या इंसिडेंट वेवलेंथ इज 4000 एंगस्ट्रॉम, देन फाइंड P, यानी P इक्वल टू होता है h बाई लैम्डा,
तो P इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34 और लैम्डा की वैल्यू कितनी गिवन है 4000 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर या 4 इंटू 10⁻7 मीटर, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻7, ठीक है ना। तो ये 65 इंटू 27 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये ठीक है ना। अब इसी में देखते हैं कि P इक्वल टू एच बाई लैम्डा या लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। P की वैल्यू क्या होती है mv। देखिएगा अगर इसको देखते हैं तो ये टर्म जो है ये वेलोसिटी जो रिप्रेजेंट करता है ये पार्टिकल नेचर को बताता है, कणीय प्रवृत्ति को, क्योंकि कोई भी कण किसी वेग से चलता है लेकिन प्रकाश के वेग की तरह नहीं चल सकता, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर c हो जाता तो फोटोन हो जाता, वो वेव नेचर को शो करता, बट अगर यहाँ v है तो ये पार्टिकल नेचर को बताता है, पार्टिकल नेचर, कणीय प्रकृति। और लैम्डा जो है वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, तो कोई भी कण या वस्तु, ठीक है ना, कुछ दूरी तय कर सकती है लेकिन प्रकाश की किरणों की तरह दूरी नहीं चल सकती, ठीक है। इसीलिए इसको बोला गया है तरंग दैर्घ्य, तरंग के द्वारा चली गई लंबाई, तो वो तरंग दैर्घ्य होती है, तो वो वेव यानी किरणों के द्वारा ही होगी, किसी कण या वस्तु के थ्रू नहीं होगी। इसलिए ये टर्म जो रिप्रेजेंट करता है वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो ध्यान रखिएगा, लैम्डा रिप्रेजेंट्स द वेव नेचर and term V represents the particle nature. Due to this we can say that this represents the dual nature of any substance, of any matter, okay। कोई भी पदार्थ दोहरी प्रकृति दर्शाता है, कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति। तो ये इससे रिलेटेड ये हो गया। अब इसी में से देखते हैं हम कि डेविसन व जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या था, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो देखिएगा इसमें ये फिलामेंट था, ये LT है, लो टेंशन बैटरी, और इसका हम एक कॉम्बिनेशन, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो यहाँ पर एनोड प्लेट लगा देते हैं, A1 A2, इनको बोलते हैं एनोड प्लेट, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर ये निकल टारगेट होता है, निकल लक्ष्य, ठीक है। और फिर ये यहाँ से लाइट 5 डिग्री पर रेडिएट होती है और यहाँ पर धारामापी लगा होता है गैल्वेनोमीटर, जिसके थ्रू इसका डिटेक्शन मेजरमेंट कर लेते हैं। और ये पूरा इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट इवैक्यूएटेड रहता है, निर्वातित रहता है, ठीक है ना, निर्वातित इसलिए कर देते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल है और पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन हो वो मिनिमम हो जाए, यानी धूल इत्यादि के कणों और इलेक्ट्रॉन के बीच जो संघट्ट हो वो न्यूनतम रहे, ओके। तो चलिए, ये डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि ये फिलामेंट क्या होता है। ये फिलामेंट का संपर्क एक लो टेंशन बैटरी से और इसको हाई टेंशन बैटरी से कर देते हैं तथा इसका एक एंड एनोड प्लेटों A1 A2 से करते हैं। एनोड प्लेटें क्या करती हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट करते हैं उनको कन्वर्ज करके एक बीम ऑफ लाइट यानी किरण पुंज के रूप में निकल लक्ष्य पर भेजते हैं। वहाँ पर ये डिफ्लेक्शन होगा और वो फाई की वैल्यू इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू मेजर कर लेते हैं। तो देखते हैं कि ये फिलामेंट जो है वो कितने होंगे। तो फिलामेंट होते हैं निकल के, थोरिएटेड टंगस्टन और टंगस्टन के। इनका 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, ये 3800 डिग्री और ये अप्रॉक्स 1900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी सबसे ज़्यादा ये ताप सहन कर सकते हैं। तो मिनिमम टेम्परेचर यूज करते हैं, यानी मोस्टली ये फिलामेंट निकल के बनाए जाते हैं। और इसके बाहर जो है वो
लेप कर देते हैं बेरियम ऑक्साइड और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। इसकी हेल्प से कोटिंग करने से कम ताप पर मिनिमम टेम्परेचर पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं और ये यहाँ पर निकल टारगेट पर फॉल करते हैं। अब जब इस पर हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो देखिएगा इंटेंसिटी कर्व जो होते हैं वो हम 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट के बीच में ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे कई सारे कर्व आते हैं। ये है जैसे 44 वोल्ट पर, 48 वोल्ट पर, 54 वोल्ट पर आता है फाई की वैल्यू 50 डिग्री और सबसे ज़्यादा इसी में आता है। फिर इसके बाद जो है कम हो जाएगा ये 64 वोल्ट पर और लास्ट 68 वोल्ट पर ऐसे आता है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा यानी वोल्टेज देखें तो 54 वोल्ट पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यानी अधिकतम जो शेप एंगल है वो 50 डिग्री प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब इससे हमने जब सॉल्व करते हैं लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी नॉट 12.27 अपॉन अंडर रूट 54, तो ये 1.65 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्स आता है। और ब्रैग इक्वेशन यूज करते हैं जब ब्रैग इक्वेशन यानी ब्रैग समीकरण, तो लैम्डा यानी एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा था। तो यहाँ n की वैल्यू 1 है और थीटा की वैल्यू क्या होगी देखिएगा, d की वैल्यू 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है। ये हमने डिफ्रैक्शन में सॉल्व किया और ब्रैग ने डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन में ये चीज़ बताई थी कि जो छिद्र की चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, आधी 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी ये d की वैल्यू जो है वो है 0.91 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब यहाँ जो इस तरह से विक्षेप आया था देखिएगा ऐसे ये था, तो ये फाई था, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो पूरा कितना हो जाएगा 2 थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि फाई की वैल्यू कितनी है 50। सॉल्व कर दीजिएगा तो थीटा की वैल्यू, अब जब ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू लैम्डा इक्वल टू 2 इंटू 0.91 इंटू साइन 65, ये 1.67 एंगस्ट्रॉम के करीब आता है लैम्डा। और ये लैम्डा जो है आप कह सकते हैं कि लैम्डा ब्रैग इज अप्रॉक्सी इक्वल टू लैम्डा डी ब्रोगली, ठीक है ना। दोनों के ही थ्रू जो आया वो दोनों सिमिलर है, इससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली फॉलो कर रहे हैं और डेविसन व चलमर एक्सपेरिमेंट की पुष्टि कर रहे हैं, ठीक।